डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स की। एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो मैंने आपको 3 वीडियोस लेक्चर में आपको डिटेल पढ़ा चुका हूं। चाहे मैं आरएनएस कॉन्सेप्ट की बात करूं, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की बात करूं, चाहे लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात करूं, इन तीनों के बारे में मैं बता चुका हूं, जो जनरली आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज में अपन डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि अपन डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा पढ़ने वाले थे, कॉन्सेप्ट थ्योरीज एंड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जिसमें हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये किसने दिया था, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, या आपको ये सब्जेक्टिव या थ्योरेटिकल या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, इन सभी चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। ओके, तो अपन बात करेंगे। देखिएगा, ये किसने दिया था, बाय आरजी पियर्सन ने दिया था। फ्रेंड्स, आरजी पियर्सन एक साइंटिस्ट था, मींस इसीलिए इस प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है, पियर्सन्स प्रिंसिपल ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस बोला जाता है। इसका शॉर्ट में भी नाम लिखा जाता है, कौन सा, पियर्सन्स HSAB प्रिंसिपल। H फॉर हार्ड, AS फॉर सॉफ्ट, A फॉर एसिड, B फॉर बेस। ओके, तो ये HSAB से शायद समझ में आ गया होगा, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। क्लियर? इसको समझने के लिए तो आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, कौन सा, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। लेविस एसिड बेस कंसेप्ट मींस बेस्ड ऑन, देखिएगा, बेस्ड ऑन लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। लेविस एसिड बेस कंसेप्ट क्या था, यदि आपको ध्यान हो तो सिंपल सा कंसेप्ट था, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन डोनर को हम बोलते थे बेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को बोलते थे एसिड। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, मैं जस्ट रिवाइज किया है, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कंसेप्ट। ओके, कौन सा, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। ये क्या करता है, देखिएगा, इट इज बेसिकली क्वालिटेटिव व्यू ऑफ वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ एसिड बेस कॉम्प्लेक्स। ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, मैं आपको चीज समझाता हूं इजी वे में। देखिएगा आप, यदि अपन सोडियम की बात करते हैं, सोडियम होता है 11। ओके, आप लोग समझना, बहुत इजी है। ओके, तो देखिएगा, सोडियम यदि मैं इसका एक एलिमेंट बोलता हूं, तो ये एलिमेंट सोडियम होता है, जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिएगा अंदर वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अंदर वाले हो गए। फिर उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरह से 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, ये तो हो गया आपका सोडियम। अब अपन बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं, या जो वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे किसी के आयनिक फॉर्म में हो, चाहे या यूं कहो किसी कंपाउंड के फॉर्म में हो, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ऑक्टेट रूल में आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो ये क्या करता है, देखिएगा, इसमें बहुत सिंपल सा तरीका है, किस तरीके से देखना। ये अंदर तो न्यूक्लियस हो गया, और इसके बाहर एक सेल हो गया और दूसरा सेल हो गया। तो किस तरह से, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, यहाँ पे किस तरह से 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए, और दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकल गया इस तरह से। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये सोडियम से, ये अपन सोडियम बोल रहे हैं, और ये Na पॉजिटिव बन गया। यहाँ पे Na पॉजिटिव बन गया, मतलब सोडियम आयन हो गया। ये सोडियम आयन का देखना, आप लोगों को थोड़ा सा समझना क्या क्या कंसेप्ट हुआ। सोडियम आयन हो गया। अब यहाँ पे देखना, इसकी साइज बड़ी है, आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये एक शेल खत्म हो गई, इसलिए हमने एक सेल कम बनाया, और इस सेल की वजह से इसकी साइज छोटी हो गई। मतलब पॉजिटिव आयन की साइज स्मॉल होती है, तो क्या हो गया, सोडियम आयन कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। ओके, नाउ अब इसमें जैसा है कि इसमें चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी रखता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पुलिंग टाइप का हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप का हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हो गया। ओके,
विथड्रॉइंग नेचर का हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले को हम क्या कहते हैं, याद करना, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले को हम क्या बोलते हैं, एसिड। ओके, सिमिलरली अपन बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन आप समझिएगा। अगेन क्लोरीन का मैं यहाँ पे इसी तरह का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जिसमें आपको देखना है यहाँ पे इस तरह से देखिएगा, यहाँ पे किस तरह से देखिएगा, सबसे अंदर वाले में 2 होते हैं, ये आपका क्लोरीन 2 हो गया, इसके बाद में 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, उसके बाद में क्या होता है, इसमें 7 बाहर वाले में होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हो गया आपका क्लोरीन। क्लियर? क्लोरीन से क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करता है, देखिएगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इस तरह से वापस में बना रहा हूं, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स का वही साइंस देखना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो बाहर वाले में यहाँ पे एक एक्सेप्ट एंट्री हो जाएगी, तो ये पहले वाले में वही 2 रहेंगे, दूसरे वाले में यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। पहले बाहर वाले में 7 थे, तो ये एज पर ऑक्टेट रूल क्या कर दिया इसने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये नया वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो देखिएगा, जैसा आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, जो एलिमेंट होता है इसमें दोनों आपस में बैलेंस रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी साइज फिक्स रहती है। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसने डोनेट कर दिया, तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे क्या कितनी हो गई, 11 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ मूव करेगा, इसलिए ये थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करता है, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करता है। क्लियर? ये हो गया आपका किसका, सोडियम आयन का। अब अपन इसके जस्ट रिवर्स देखते हैं। यहाँ पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, पुल एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके इसने क्लोराइड आयन बनाया। क्लोराइड आयन बनाया मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ध्यान देना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8 10 और 7 17, इलेक्ट्रॉन 17 है। अब यहाँ पे इसने 18 हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही यहाँ पे 17 प्रोटॉन हो गए, 17 तो प्रोटॉन हो गए और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, रस्सा खिंची वाली हो, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला आयन क्या करता है, थोड़ा सा एक्सपेंड होता है नॉर्मल के कंपैरिजन में। इस तरह से नॉर्मल के कंपैरिजन में एक्सपेंड होता है। ये क्या हो गया आपका क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन में देखिएगा, अब क्लोराइड आयन की टेंडेंसी क्या है, उसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो क्या हो गया, ये इसका साइज क्या होगा, जनरली बिग साइज होगा। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस तरह से यहाँ पे एक कंसेप्ट बनता है। मींस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अपन सोडियम की बात करें और यहाँ पे इधर से क्लोराइड की बात करें, तो NaCl बनता है, जैसा आपको शायद पता होगा सब लोगों को। मींस यहाँ पे सोडियम Na पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या करता है, एज ए एसिड की तरह काम कर रहा है। ये एज ए एसिड की तरह काम कर रहा है। और ये यहाँ पे क्लोराइड आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये बेस की तरह काम कर रहा है। ओके, तो अब आपको एक कंसेप्ट और समझाता हूं, सिंपल सा यहाँ पे शायद समझ में आ गया होगा। जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। लेविस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एक्सेप्ट करने वाला मोइटी होता है वो एसिड होगा, और जो डोनेट करने वाला है वो बेस होगा। ओके, अब अपन मैं बात करता हूं आयरन की। आयरन देखिएगा आप लोग, मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। हम एक आयरन की बात करते हैं। आयरन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला,
एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला Fe+1 हुआ, सिंपल सी। दूसरा एक इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकाला और Fe+2 हुआ, और फिर एक इलेक्ट्रॉन इससे फिर बाहर निकाला तो क्या हो गया, Fe+3 हो गया। तो यहाँ पे देखना, जैसे जैसे मैं सोडियम की मैं बात करना, सोडियम में जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला उसका साइज छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कैपेबिलिटी आ गई। तो अब यहाँ पे यहाँ पे तीन चार कंडीशन हो गई। ये तो हो गई कौन सी, जीरो कंडीशन हो गई। ये तो जीरो कंडीशन हो गई जिसमें कोई चार्ज नहीं है। ये +1 हो गया, ये +2 हो गया, ये +3 हो गया। तो यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पुल कर, जैसे जैसे हम इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, इसको इस तरह से समझना, एक छोटा बच्चा है, वो छोटे बच्चे से हमने क्या किया, पहला ये वाला छोटा बच्चा जिसके पास में टॉयज है, हमने उससे एक टॉय खींच लिया तो उसके प्लस चार्ज आ गया, दूसरा टॉय, दो टॉय ले लिए उसके +2 चार्ज आ गया, रोने लग गया, और दूसरा और टॉय निकाल लिया तो बहुत तेज रोने लग गया। मतलब उस कंडीशन में हमें उसको बहुत तेज रोने लग गया तो उसकी कैपेबिलिटी क्या हो गई, मुझे जल्दी से टॉय चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो Fe+3 है उसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है कंपेयर टू Fe+1 और Fe+2। तो मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ध्यान देना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन पुलिंग वाले, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, इनको हम क्या बोल रहे थे, एसिड बोल रहे थे। मतलब यहाँ पे हमें दोनों, आपको कंपेरेटिव बताता हूं, यहाँ पे Fe+3 है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, एसिड हो गया। और यहाँ पे Fe+ हो गया, वो क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। क्यों, क्योंकि ये कम, इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को पुल कम करेगा। ये इस तरह से यहाँ पे आपको शायद समझ में आ गया हो। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, वो कौन सा करेगा, जिसपे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, और जितना ज्यादा पुल करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब हार्ड एसिड होगा, और हम यही कहना चाह रहे हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कांसेप्ट। तो इसके बेसिस पे, अब इसी के बेसिस पे जस्ट रिवर्स कर देना। जस्ट रिवर्स का मतलब क्या हो गया, जिसमें जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी जल्दी रखेगा। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही क्या होगा, हार्ड बेस होगा, और जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही सॉफ्ट बेस होगा। इसी के बेसिस पे क्या किया पियर्सन ने क्या किया, इन एसिड बेस को क्या किया, क्लासिफाई किया, जिसमें पहला क्लास है कौन सा, हार्ड एसिड। हार्ड एसिड में मैंने क्या बोला था, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब हाई पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा, और उस पे क्या होगा, रिलेटिवली स्मॉल साइज हो गया, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने का कांसेप्ट कि उसमें पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पुल करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो जनरली क्या होगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है या उससे से, तो जैसे हाइड्रोजन, लिथियम प्लस सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन Fe+3, इन सभी के आयंस को हम हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब शायद समझ में आ गया होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुलिंग करने की कैपेसिटी इनमें सबसे ज्यादा है। ओके, इसलिए इनको हार्ड एसिड बोला गया। सिमिलरली मैं दूसरे की बात करूं तो यहाँ पे देखना कौन सा, सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट एसिड की बात करें तो मतलब इसके कंपैरिजन में, मतलब हार्ड एसिड के कंपैरिजन में लो पॉजिटिव चार्ज होगा और रिलेटिवली लार्ज साइज होगा। किसके कंपैरिजन में, हम ऊपर वाले के कंपैरिजन में कह रहे हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली लो होगी इसके कंपैरिजन में। वो कौन से होंगे, कॉपर, Ag, Sg, कैडमियम+2 और गोल्ड। ये इन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इन पे क्या होगा, d ऑर्बिटल खाली है, तो उतनी स्ट्रॉन्गनेस से इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हालांकि इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, लेकिन इनके कंपैरिजन में ये वाले d ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, लेकिन
उतना परफेक्ट, उतना स्ट्रॉन्गनेस से नहीं करेंगे, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, सॉफ्ट एसिड बोल रहे हैं। थर्ड कैटेगरी कौन सी है फ्रेंड, देखिएगा यहां पे बॉर्डर लाइन एसिड है, मतलब बॉर्डर लाइन का मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे कंपैरेटिवली डी ऑर्बिटल के भी कम के बजाय। हालांकि डी ऑर्बिटल ये, लेकिन Fe+2, आयरन+2, जिंक एंड लैड के दोनों, इन सभी के +2 फॉर्म वाले जो आयंस होते हैं वो बॉर्डर लाइन हो गए, मतलब बहुत वीक एसिड होंगे। ओके, अब जस्ट हम इनका रिवर्स फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ देखिएगा हार्ड बेस है, हार्ड बेस इसका जस्ट उल्टा हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर था वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। इलेक्ट्रॉन डोनर्स विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इसको इस तरह से समझना, जो जिनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, उसको इस तरह से समझना। और यहाँ पे इजीली ऑक्सीडाइजेबल होगा। ऑक्सीडाइजेबल का मतलब समझना कि वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन लेना बड़ा आसान है, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जितना जल्दी वो अपना डोनेट कर देगा तो उस पर पॉजिटिव, मतलब वो स्टेबलाइज की तरफ से हो जाएगा। मींस यहाँ पे जैसे वाटर मॉलिक्यूल कहूंगा, हाइड्रोक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, एसीटेट आयन, सल्फेट, अल्कोहल, प्राइमरी एमीन और नाइट्रेट आयन। ओके, ये सारे के सारे क्या हो गए, हार्ड बेस के एग्जांपल हो गए। जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो अपना जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उनको इजीली ऑक्सीडाइजेबल हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन में क्या होता है, सॉफ्ट बेस होता है। सॉफ्ट बेस का मतलब इसके कंपैरिजन में ये बेस वीक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। वो कैसे, इलेक्ट्रॉन डोनर विद लो, इसके कंपैरिजन की बात करें, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इजीली ऑक्सीडाइजेबल, जैसे कि आयोडाइड आयन, साइनाइड आयन, हाइड्राइड आयन, थायो ईथर, थायो अल्कोहल एंड ट्राई अल्काइल आर्सेनिक का डेरिवेटिव। ओके, तो इस तरह से ये वाले कौन से हो गए, सॉफ्ट बेस हो गए। सिमिलरली लास्ट हमारी सिक्स्थ कैटेगरी है कौन सी, बॉर्डर लाइन बेस, मतलब जिन पे नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इफ रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अगेन मैं बोलूंगा लेविस एसिड बेस कांसेप्ट, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो बेस की तरह काम करेगा। मतलब ब्रोमाइड आयन, एरोमेटिक एमीन और पिरिडीन, जैसा कि पिरिडीन की स्ट्रक्चर में बना हो तो पिरिडीन इस तरह का पिरिडीन रिंग सिस्टम होता है जिसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे होता है। इस तरह से ये आपके इनमें क्या होगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो बेस की तरह काम करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब ये हो गया सारे के सारे हमारे 6 क्लासेज। उसके बाद में 2 पॉइंट और आता है इंपॉर्टेंट, हमारे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कांसेप्ट, मतलब यहां पे जिसको हम HSAB प्रिंसिपल बोलते हैं, जो क्या होगा देखिएगा, हार्डर एसिड्स हैव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाइस वर्सा। देखिएगा ये कांसेप्ट यहीं बता चुका मैं, जितना ज्यादा हार्ड होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज्यादा होगा। +3 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, +1 वाला वीक एसिड है, मतलब जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतना ही हार्ड एसिड होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सिमिलरली ये हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या बताता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो उतना ही वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या हार्ड होगा, और जितना नेगेटिव चार्ज उस पे होगा उतना ही हार्ड बेस होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये सारा का सारा कंसेप्ट मैंने आपको बड़ा इजी लैंग्वेज में बता दिया है, दैट इज हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट। पियर्सन ने दिया था इसलिए पियर्सन प्रिंसिपल बोला जाता है। अब मैं बात बता दूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। कई बार तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला तो इसका शॉर्ट नेम पूछा जाता है, ये प्रिंसिपल किसके लिए दिया जाता है, पियर्सन HSAB प्रिंसिपल किसके लिए दिया जाता है, एसिड बेस कांसेप्ट के लिए दिया जाता है, पहला प्रिंसिपल। दूसरा ये किस पे बेस्ड होता है, ये लेविस एसिड बेस कांसेप्ट पे बेस्ड होता है, दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा यहाँ पे ध्यान देना, ऑक्टेट रूल को याद रखना कि जिसके बेसिस पे ये
टिका हुआ है। और यहाँ पे ये 6 क्लासेज है, इनके आपको एग्जाम्पल जरूर याद करने हैं, ताकि वो कौन कौन से एग्जाम्पल है जो हार्ड, सॉफ्ट और बॉर्डर लाइन, और उसी तरह से इधर हार्ड एंड सॉफ्ट कौन से होते हैं वो, ये सारी चीज, और रिलेटिव स्ट्रेंथ को कौन बताता है, यहाँ पे ये भी चीज याद रखना। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन। तो दूसरा अब मैं बात करूं यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज द पार्ट ऑफ एसिड बेस कांसेप्ट, जो बड़ा क्वेश्चन आता है ये पार्ट हो गया। यदि आपने पुराने तीनों वीडियोस नहीं देखे तो वो जरूर देखिएगा, तो वो उससे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जितना बताया है पूरा का पूरा आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो पूरा आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दैट इज हार्ड, सॉफ्ट, एसिड बेस कांसेप्ट। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को इनेबल कर लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। यहीं पे मैं अगेन कहूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी प्लेलिस्ट लगी हुई है, प्लेलिस्ट को देखना, समझना, और जो आपका सब्जेक्ट है उस पर क्लिक करना। सारे के सारे उस सब्जेक्ट के वीडियोस आपके सामने होंगे, 1 बाय 1 देखना, फ्रेंड सर्किल में शेयर करते जाना। थैंक